एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी इस लॉकडाउन के अवसर पर अपने कार्यों में सतत लगे हुए होंगे और जीवन के प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी के बीच सीड अर्थात बीज को लेकर आया हूं। बीज क्या होता है? बीज नए जीवन को, नए संतान को, नई पीढ़ी को लाने के लिए जो उसकी भावी संभावनाएं होती हैं, उन भावी संभावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए रखता है। यानी बीज में नवीन पीढ़ी, नए जीवन की भावी संभावनाएं, उनका फ्यूचर छिपा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि इसी बीज से अगले पीढ़ी की शुरुआत होती है। बीज को ही जब हम लोग मिट्टी में लगाते हैं तो उसी बीज के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होती है। बीज जहां एक पीढ़ी की शुरुआत करता है, वहीं उस पीढ़ी के पूर्ण रूप से विकास कर लेने के बाद उसके अंतिम उत्पाद के रूप में, उसके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होने वाला पदार्थ भी है, प्राप्त होने वाला उत्पाद भी है। इसलिए बीज को लैंगिक प्रजनन का फाइनल प्रोडक्ट अर्थात अंतिम उत्पाद कहा गया है। एक पीढ़ी समाप्त हुई, समाप्ति के लिए जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वह बीज है, और दूसरी पीढ़ी जो शुरू होगी, उस शुरू करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है, जिस पदार्थ की, जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, वह वस्तु भी बीज ही है। यानी बीज को हम लोग कह सकते हैं कि यह दो पीढ़ियों के बीच का संयोजक कड़ी है, कनेक्टिव लिंक है। क्यों? क्योंकि यह एक पीढ़ी का फाइनल उत्पाद है, तो दूसरी पीढ़ी का यह बिगिनिंग स्टेप है, बिगिनिंग शुरुआती पदार्थ, शुरुआती वस्तु, प्रारंभिक वस्तु। तो मैंने यहाँ लिखा है कि बीज लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद, फाइनल प्रोडक्ट है। साथ ही साथ बीज होता क्या है? तो जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं मित्रों कि निषेचन किसे कहते हैं, सिनगैमी किसे कहते हैं, और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, इन सारी बातों पर मेरे पिछले वीडियो क्लास को जब आप लोग देखेंगे तो उसमें सारा आपको डिस्क्राइब के साथ, फिगर डायग्राम के साथ समझाया जा चुका है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। यहाँ मैंने लिखा है, इसे प्रायः परिपक्व निषेचित बीजांड यानी राइपेंड फर्टिलाइज ओव्यूल भी कहते हैं, क्योंकि ओव्यूल से ही बीज का निर्माण होता है और ओवरी से ही फल का निर्माण होता है। सत्य फल जो बनते हैं, ट्रू फ्रूट्स जो बनते हैं, वह आपके अंडाशय से, ओवरी से बनते हैं। और बीज का निर्माण किससे होता है? ओव्यूल अर्थात बीजांड से होता है, जो निषेचित है और आपको परिपक्व यानी राइपेंड, मैच्योर्ड है। फिर इसके बाद मैंने लिखा, द्विनिषेचन के तहत ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक का मतलब क्या होता है? भ्रूण कोष, भ्रूण कोष जिसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, के अंदर जायगोट से, जायगोट कैसे बनता है? तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनता है। से एम्ब्रियो और ट्रिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से इंडोस्पर्म का निर्माण होता है। ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में आपको बतलाई है, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। द्विनिषेचन के तहत ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक के अंदर जायगोट से एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण एवं ट्रिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से इंडोस्पर्म अर्थात भ्रूण कोष का निर्माण होता है। अगला पॉइंट मैंने लिखा है, बीज फ्रूट के अंदर विकसित होता है। बीज कहाँ रहता है? अधिकांशतः बीज जो होता है वह फल के अंदर सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक विशिष्ट बीज जिसको टिपिकल सीड कहते हैं, में एक या दो बीज पत्र
सीड कोटिलिडन, 1 से 2 बीजावरण सीड कोट और एक भ्रूण अक्ष एम्ब्रियो एक्सिस या टाइगेलम होता है। बाहरी बीजावरण वो भ्रूण का आउटर मल्टीसेलुलर डेड थिक इंटीगुमेंट अध्यावरण है। इंटीगुमेंट्स को हम लोग अध्यावरण कहते हैं, अध्यावरण यानी बाहरी बीजावरण जो होता है आउटर इंटीगुमेंट होता है जो टेस्टा कहलाता है, जबकि अंतः बीजावरण यानी इनर इंटीगुमेंट जो होता है वह क्या कहलाता है, टेगमेंट कहलाता है। ये सारा आपको ओव्यूल की रचना में दिखलाया जा चुका है। टेस्टा में एक छोटे से छेद होते हैं, छिद्र होते हैं जिसको कि माइक्रोपाइल कहते हैं, और इसी माइक्रोपाइल के द्वारा बीज को नया पीढ़ी को उत्पन्न करने के लिए अंकुरन करना पड़ता है, जर्मिनेशन करना पड़ता है, और जर्मिनेशन के लिए बीज को आवश्यकता पड़ती है O2 की और H2O की। तो ये O2 और H2O इसी माइक्रोपाइल के द्वारा अर्थात छिद्रनुमा रचना के द्वारा बीज के अंदर पहुंचने का काम करता है। सीड कोट बीजावरण रहित संपूर्ण बीज को कैर्नल यानी मिर्गी कहते हैं, यानी बीज का जो कवर है अगर उसको छोड़ दिया जाए, अगर बीज में जो कवर पाया जाता है उस कवर को हम लोग हटा दें तो बाकी जो बीज बचेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिर्गी या कैर्नल कहेंगे। ये आपका सीड के बारे में प्रारंभिक जानकारी हुआ। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, सीड में एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का मतलब है भ्रूण। सीड में एम्ब्रियो होता है जो एंडोस्पर्म युक्त या एंडोस्पर्म रहित होता है। यानी सीड दो प्रकार के होते हैं, एक में एंडोस्पर्म होता है और दूसरा ऐसा सीड होता है जिसमें एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूण कोष नहीं होता है। भ्रूण कोष रहित बीज हो सकते हैं या भ्रूण कोष सहित या भ्रूण कोष युक्त बीज हो सकते हैं। एम्ब्रियो एक मिनिएचर प्लांट होता है जिसमें अंकुरन के उपरांत नवोद्भिद सीडलिंग प्लांटलेट को जन्म देने की क्षमता होती है। एम्ब्रियो एक मिनिएचर प्लांट है। मिनिएचर प्लांट इसलिए है क्योंकि एम्ब्रियो से ही पौधे की उत्पत्ति होती है। एम्ब्रियो कब बनता है, जब बीज अंकुरित होते हैं। जब बीज अंकुरित होने के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, बीजों में नमी आती है, तो उसके वजह से वह एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है और वह एम्ब्रियो जो है आपको नए पौधे की उत्पत्ति करता है। बीज में एम्ब्रियो होता है, जायगोट जो है बीज के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो जायगोट बनाता है, उसी जायगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। लेकिन वह एम्ब्रियो जो है सुषुप्त अवस्था में रहता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अंकुरन कहते किसे, जर्मिनेशन कहते किसे, तो आप क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है जिसमें बीज सोए हुए अवस्था से जागृत अवस्था में अपने आप को लाने का काम करता है। यानी बीज के सुषुप्तावस्था से जागृत अवस्था में आने की क्रिया जो है वह क्या कहलाती है, जर्मिनेशन अर्थात अंकुरन कहलाती है। तो यह टाइम पीरियड, यह जो है ड्यूरेशन, यह जो है आपका समय अंतराल और यह प्रोसेस जो है वही आपका क्या है, वह आपका अंकुरन है। और अंकुरन के लिए बीज में जो एम्ब्रियो सुषुप्त अवस्था में रहता है उसको नमी की आवश्यकता पड़ती है, O2 H2O की आवश्यकता पड़ती है, जिसके वजह से वह नए सीडलिंग का निर्माण करता है, एक नए पौधे का निर्माण करता है। जिस स्थान पर ओव्यूल बीजांडवृंत से जुड़ता है उस स्थान को हाइलम अर्थात वृंतक या नाभिका कहते हैं। ये फ्यूनिकल क्या है, हाइलम क्या है, आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो मैंने वीडियो डाला है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, उसमें आपको इस सारे डायग्राम के अंतर्गत दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है हमने, एम्ब्रियो एक्सिस जिसको टाइगेलम कहते हैं। एम्ब्रियो एक्सिस टाइगेलम के एक सिरे पर फुलमूल प्रांकुर होता है जिससे शूट सिस्टम प्ररोह तंत्र का विकास होता है, जबकि दूसरे सिरे पर रेडिकल मूलांकुर होता है जिससे रूट सिस्टम जड़ तंत्र का विकास होता है। जब आप चना को या किसी भी बीज को जब आप अंकुरित करिएगा तो उसमें से उछले
ना उजला रंग का जो है एक स्ट्रक्चर निकलेगा, एक रचना निकलेगी, और वही रचना जो है ना फ्लूमूल और रेडिकल के रूप में विकसित होता है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम का निर्माण करने में अपना भूमिका निभाता है। वो मैं आगे के डायग्राम में आपको दर्शाऊंगा। रेडिकल एवं कॉटिलिडनरी नोड के बीच के एम्ब्रियो एक्सिस वाले क्षेत्र को हाइपोकॉटिल यानी बीज पत्राधार कहते हैं, जबकि फ्लूमूल एवं कॉटिलिडनरी नोड के बीच के एम्ब्रियो एक्सिस के स्थान को एपीकॉटिल यानी बीज पत्रोपरिक कहते हैं। इस प्रकार से ये आपका बीज से संबंधित जो इंट्रोडक्शन होता है, बीज में जो रचनाएं पाई जाती हैं उनके बारे में प्रारंभिक जानकारी देने का मैंने काम किया। अब इन सारे जो तथ्य इसमें समाहित है, हाइपोकॉटिल क्या है, एपीकॉटिल क्या है, किसे हम लोग रेडिकल कहते हैं, किसे हम लोग फ्लूमूल कहते हैं, एम्ब्रियो एक्सिस कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीजों को मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसे मित्रों, यहाँ मैंने अभी जिन बातों को लेकर, जिन पॉइंट्स को लेकर सीड को डिस्क्राइब करने का मैंने प्रयास किया, सीड के प्रारंभिक स्ट्रक्चर को बतलाने का प्रयास किया, उसे मैं यहाँ डायग्राम के द्वारा दर्शाने का काम कर रहा हूँ। मित्रों, ये मैंने एक बीज का दो पार्ट, जिसको डायकॉट हम लोग कहते हैं, डायकॉट सीड हम लोग कहते हैं, जिसे हिंदी में द्विबीजपत्री बीज कहा जाता है, उस द्विबीजपत्री बीज को मैंने लिया है और लेने के बाद उसके दोनों कॉटिलिडन को दर्शाया। ये पहला कॉटिलिडन और ये दूसरा कॉटिलिडन, ये दो बीजपत्र यानी दो कॉटिलिडन रहने के कारण ये द्विबीजपत्रीय रचना आपको बीज की दर्शाई गई। इसमें मैंने आपके बीच में एक पोर दिखलाया है, इस पोर को हम लोग एम्ब्रियो एक्सिस या टाइगेलम कहते हैं। इसके अंकुरण के बाद ये बीज को हमने क्या किया, खोल दिया। इस बीज के अंकुरण के बाद हम देखेंगे कि उससे एक रचना निकलती है, उजली जैसी रचना निकलती है, एक मिट्टी के ऊपर चला जाता है और एक मिट्टी के नीचे चला जाता है। मिट्टी के ऊपर जो रचना जा रही है वह आपका फ्लूमूल का निर्माण करता है, और मिट्टी के नीचे जो रचना जा रही है उससे आपको रेडिकल अर्थात रूट सिस्टम का निर्माण होता है। फ्लूमूल से पौधे के ऊपरी भाग बनते हैं, जैसे आपको तना, टहनियां, पत्ती, फूल, फल, ये सारी चीजों का निर्माण फ्लूमूल से होता है, जिसे हम लोग हिंदी में प्रांकुर कहते हैं। और रेडिकल, जिससे रूट सिस्टम अर्थात जड़ तंत्र, रूट हेयर, ये सारी चीजें इससे बनती हैं। फ्लूमूल और कॉटिलिडन के बीच का जो स्थान है, कॉटिलिडन के एक्सिस और फ्लूमूल के बीच का जो स्थान है, उसको हम लोग एपीकॉटिल के नाम से जानते हैं, जबकि कॉटिलिडन एक्सिस और रेडिकल के बीच का जो स्थान है उसे हम लोग हाइपोकॉटिल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपको मैंने द्विबीजपत्री रचना में रेडिकल, फ्लूमूल, कॉटिलिडन, एपीकॉटिल और हाइपोकॉटिल को दर्शाने का प्रयास किया। अब यहाँ पर मैं आपको बीज के अंदर, बीज में जब फ्यूनिकल और हाइलम कहाँ पाया जाता है उसको मैं आपको दर्शा रहा हूँ। तो बीज में आप देखेंगे छोटे से आपको, मतलब क्या कह सकते हैं कि वहां पर दाना नुमा रचना आपको नजर आता है, छोटा सा स्पॉट वहां नजर आता है, थप्पा जैसा नजर आता है, जहां से एक रचना निकल जाती है नली की जैसी, उसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। और जहां से ये फ्यूनिकल का विकास हो रहा होता है, उस पॉइंट को, उस स्पॉट को हम लोग हाइलम के नाम से जानते हैं। और ये आपका सीड का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि सीड कितने प्रकार के होते हैं। अगर इंडोस्पर्म के बेसिस पर देखा जाए, भ्रूणपोष के आधार पर देखा जाए, उसके कंजम्पशन के आधार पर देखा जाए, तो बीज दो प्रकार के होते हैं। लेकिन एक अलग बीज भी होता है जिसको कि हम लोग पेरिस्पर्म के आधार पर देखते हैं,
तो पहले मैंने यहाँ पर आपको नॉन इंडोस्पर्मिक यानी अभ्रूणपोषी या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड को बतलाने का प्रयास किया है। इसमें मैंने बतलाया है कि नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस ऐसा बीज होता है जिनमें भ्रूण विकास में बीज पत्रों में भोजन के रूपांतरण हेतु इंडोस्पर्म का पूर्णतः उपयोग हो जाता है। यानी भ्रूण जब पौधे का निर्माण करते हैं तो भ्रूण का निर्माण करने के दौरान बीज पत्रों में जो भोजन रहता है उसके अंदर जो इंडोस्पर्म पाया जाता है वह इंडोस्पर्म क्या होता है, उसका पूर्णतः इस्तेमाल हो जाता है, वह पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जिसके वजह से इंडोस्पर्म उसमें बचते नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको नॉन इंडोस्पर्मिक कहते हैं। नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, नॉन मतलब नहीं, इंडोस्पर्मिक मतलब इंडोस्पर्म का नहीं पाया जाना, और मतलब अनुपस्थित, और भ्रूणपोष मतलब भ्रूणपोष का नहीं रहना। यानी एक ऐसा बीज जो जब भ्रूण का विकास करता है तो भ्रूण के विकास के दौरान जो बीज में इंडोस्पर्म पाए जाते हैं, भ्रूणपोष पाए जाते हैं, वह भ्रूणपोष समाप्त हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, जिसके वजह से वह नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है। अब इसमें आपको मैंने बतलाया कि सीड दो प्रकार के होते हैं, एक मोनोकॉट, एक डायकॉट। तो अभ्रूणपोषी यानी नॉन इंडोस्पर्मिक एक बीजपत्री अर्थात मोनोकोटिलिडन बीज, एक बीजपत्री अभ्रूणपोषी बीज का एग्जाम्पल कौन कौन है, वैलिसनेरिया, एलिस्मा, पोथोस, ऑर्किड और मनी प्लांट, ये सारे क्या है, ये अभ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज। दूसरा हम लोग देख रहे हैं अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज, यानी ये द्विबीजपत्र है, एक कोटिलिडन यहाँ हो गया, दूसरा कोटिलिडन यहाँ हो गया। तो इस प्रकार का बीज में कौन कौन सा एग्जाम्पल में आएगा, मैंगो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आम कहते हैं, ग्राम जिसको चना कहते हैं, पी, पी मतलब मटर होता है, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली होता है, जिसको चिनिया बादाम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, बीन जिसको सेम कहते हैं, टैमरिंड जिसको इमली कहते हैं, जैक फ्रूट अर्थात कटहल हो गया, मस्टर्ड मतलब सरसों हो गया, कैप्सेला एक आवृतबीजी टिपिकल प्लांट का एग्जांपल है, सनफ्लावर सूरजमुखी हो गया। ये सारे जो हैं आपको नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड है, क्योंकि इनमें जब भ्रूण का विकास होता है तो बीज के अंदर मौजूद इंडोस्पर्म पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। अब मैं इंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में आपको बताऊंगा, आप इसे उतारें। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने बीज के दूसरे प्रकार इंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड को दर्शाया है। इंडोस्पर्मिक अर्थात भ्रूणपोषी, सीड मतलब बीज, भ्रूणपोषी बीज नाम से ही पता चल रहा है, जब बीज एम्ब्रियो का रूप लेता है अर्थात जब बीज सीडलिंग में बदलने के लिए शुरुआत करता है, प्रयास करता है, तो इस प्रयास के दौरान बीज में जो इंडोस्पर्म बचे हुए हैं, बीज में जो भ्रूणपोष मौजूद है, वह भ्रूणपोष पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है, भ्रूणपोष उस बीज में मौजूद रह जाता है। वैसे बीजों को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा है वैसे बीज जिनमें भ्रूण के विकास एवं बीज पत्रों में भोजन के स्थानांतरण हेतु भ्रूणपोष का पूर्णतः इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि भविष्य के लिए भ्रूण विकास हेतु बीज में भोजन अर्थात भ्रूणपोष बचा रह जाता है, भ्रूणपोषी बीज कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है भ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज में मेज जिसे मक्का कहते हैं, भुट्टा के नाम से भी लोग जाना जाता है इसको, बार्ली, बार्ली मतलब जौ हो गया, राइस धान, चावल, व्हीट गेहूं, ओनियन अर्थात प्याज। भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, पपाया, पपीता, कॉफी, कास्टर यानी रेडी, कॉटन, कपास, सनफ्लावर अर्थात सूरजमुखी। ये दूसरा प्रकार। अब तीसरा प्रकार हम लोग देखेंगे पेरिस्पर्मिक सीड। ये भ्रूणपोष के आधार पर नहीं है, बल्कि ये न्यूसेलस के आधार पर। वो भ्रूण में मैंने आपको न्यूसेलस ऊपर में दिखलाया था कि न्यूसेलस होता है,
तो यह पेरिस्पर्मिक में हमने लिखा है कि साधारणतः जब ओव्यूल निषेचित हो जाता है तो बीजांडकाय जिसे न्यूसेलस कहते हैं लुप्त हो जाता है, परंतु कुछ बीजों में बीजांडकाय निषेचन के बाद भी अपशिष्ट रिमनेंट के रूप में हमेशा मौजूद रहता है। तब ऐसे न्यूसेलस को पेरिस्पर्म कहते हैं और ऐसे बीज को पेरिस्पर्मिक सीड कहलाता है। ऐसे बीज को पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ब्लैक पीपर का मतलब मरीच, बीट, चुकंदर, निम्फिया, ये एग्जाम्पल में आपका पेरिस्पर्मिक सीड के अंतर्गत आ गया। मित्रों, ये मैंने आज आपको सीड से संबंधित फर्स्ट वीडियो आपको दिया। एक वीडियो मुझे और देना इसमें बाकी है। जब मैं सेकेंड पार्ट इसका आपको लेकर के आऊंगा तो सीट से संबंधित सारी चीजें, स्ट्रक्चर, डायग्राम जो भी होता है, जो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड होता है, वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक बात आपको बार बार बता दूं कि ऑब्जेक्टिव बनते कहाँ से हैं। ऑब्जेक्टिव जो है ना, जो आपका कॉन्सेप्ट दिया जाता है उसी से ऑब्जेक्टिव तैयार होता है। जो डायग्राम और डायग्राम में जो मेंशन करते हैं जिस स्ट्रक्चर को, जिस भी पॉइंट को, वहां से ऑब्जेक्टिव क्रिएट होता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के रूप में दे देगा कि मान लेते हैं कि राइस किस प्रकार का बीज है, या इनमें से कौन सा जो है एक बीजपत्री भ्रूणपोषी बीज है। और उसमें एग्जाम्पल में आपका है, मान लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में दे दिया बीट, पीपर, कॉफी, राइस, तो आप एग्जाम्पल में क्या मारेंगे? राइस मारेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो है अलग से नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव जो है आपका कॉन्सेप्ट वाले जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो बतलाए जाते हैं, उसी के अंदर से ऑब्जेक्टिव क्रिएट होता है। और कहां से कौन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है ये बतलाना काफी मुश्किल होता है। एक आइडिया हम लोग कर सकते हैं। इसलिए कृपया आप लोग जो वीडियो प्रोवाइड किया जाता है उसमें जो पॉइंट दिए जाते हैं वो पॉइंट को बढ़िया से आप लोग ध्यान दें। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारी चीजें आप नहीं लिख पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव व्यू से कौन सा टर्म, कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन सा पॉइंट आपको उठा के पूछ देगा, कहां से एग्जाम्पल से, कहीं आपको जो है डायग्राम से क्वेश्चन पूछ देगा, इसके बारे में बतला पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। तो इसलिए आप लोग से मेरा अनुरोध है कि मैं जो आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई दे रहा हूं उस पर आप लोग पूर्णतः अपने आप को फोकस करें। इसके बाद भी मैं आपको 2-3 वीडियो के बाद आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा, लेकिन मेरा प्रयास यह होगा कि वह जो ऑब्जेक्टिव रहे वह आपके इन कॉन्सेप्चुअल क्लास से कुछ हटकर रहे। यानी वैसी चीजें जो मैंने आपको वीडियो में कंसेप्चुअल क्लास में टॉपिक में आपको नहीं बताई है, उन चीजों को, उन ऑब्जेक्टिव को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे भी आपको आपके माइंड को क्लियर करने के लिए आपके सामने हम रख सकते हैं जो आपके कंसेप्चुअल क्लास में दिए जा चुके हैं, ताकि आपको दोनों तरह का आइडिया मिले कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, और हमें कंसेप्चुअल क्लास में किन किन पॉइंट पर किस दृष्टिकोण से ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके मेरे मित्रों, मैं अगले क्लास में आपसे फिर मिलूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।